नमस्कार प्यारे छात्रों। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका और आज हम मिलकर इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 3, भोजन, संग्रह से उत्पादन तक। क्या आपने सोचा है कि आज हम जो भोजन खाते हैं, जैसे कि हमारा पसंदीदा चावल, गेहूं, बीन्स और गोश्त, वो पुराने समय में कैसा था? ये अध्याय केवल भोजन के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति की कहानी है। ये उस लंबी और रोचक यात्रा के बारे में है जिसमें हमारे पूर्वजों ने शिकारी संग्राहक का जीवन छोड़कर किसान और पशुपालक बनना सीखा। हम जानेंगे कि जो खाद्य पदार्थ आज हमारी थाली का हिस्सा हैं, वे हमारे जीवन में कैसे और कब आए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हजारों साल पहले ऐसा क्या बदला जिसने हमारे पूर्वजों के जीवन और भोजन की आदतों को हमेशा के लिए बदल दिया। जलवायु परिवर्तन और भोजन के बदलते स्रोत। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। हमारे जीवन पर हमारे आसपास के प्राकृतिक वातावरण का सीधा असर पड़ता है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मौसम पहले से गर्म होने लगा, जिससे घास के मैदान बनने लगे और कई जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी। इस बदलाव के कारण मनुष्यों के लिए भोजन के स्रोत भी बदल गए। आज हम जो अधिकांश भोजन खाते हैं, वो उगाई गई फसलों और पाले गई पशुओं से आता है। लेकिन हर फसल और हर जानवर के लिए एक खास तरह की जलवायु की जरूरत होती है। पौधों का उदाहरण, धान यानी चावल की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। पशुओं का उदाहरण, इसी तरह भेड़ और बकरी जैसे जानवर सूखी और पहाड़ी जलवायु में ज्यादा आसानी से रह सकते हैं, जबकि मवेशी मैदानी इलाकों में बेहतर रहते हैं। आप स्लाइड में दी गई इस तस्वीर को देखिए। कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि उस समय का जीवन कैसा रहा होगा, जहां लोग प्रकृति के साथ कितना घुल मिल कर रह रहे थे। इसी बदलते माहौल में मनुष्यों ने प्रकृति को एक नए तरीके से समझना और उपयोग करना सीखा, और यहीं से शुरुआत हुई खेती की, जो मानव इतिहास का एक क्रांतिकारी कदम था। कृषक बनने की प्रक्रिया, एक नई खोज। खेती की शुरुआत मानव इतिहास का एक क्रांतिकारी मोड़ था। इसने इंसान को भोजन के लिए सिर्फ प्रकृति पर निर्भर रहने के बजाय खुद भोजन का उत्पादक बना दिया। ये प्रक्रिया अचानक नहीं हुई, बल्कि ये हजारों सालों में धीरे धीरे विकसित हुई। इसे हम 3 आसान चरणों में एक कहानी की तरह समझ सकते हैं। अवलोकन। सबसे पहले लोगों ने अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कुछ खास जगहों पर ही खाने योग्य वनस्पतियां उगती हैं। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे बीजों से नए पौधे निकलते हैं और कैसे पके हुए अनाज के दाने जमीन पर गिरकर फिर से अंकुरित हो जाते हैं। ये एक तरह की आकस्मिक खोज थी जिसने उनके मन में जिज्ञासा जगाई। देखभाल। इस अवलोकन के बाद लोगों ने खुद इन पौधों को उगाने का प्रयास किया। उन्होंने बीजों को बोना शुरू किया और पौधों की देखभाल करने लगे। वे पौधों को पानी देते थे, यानी सिंचाई, और उनके आसपास उगने वाली जंगली घास यानी खरपतवार को हटाते थे, ताकि मुख्य फसल को पर्याप्त पोषण मिल सके। सुरक्षा। जब फसल बड़ी होने लगी तो एक नई चुनौती सामने आई। जंगली जानवरों और पक्षियों से फसल को बचाना जरूरी था, ताकि अनाज के दाने ठीक से पक सकें। लोगों ने फसल की कटाई तक उसकी सुरक्षा की। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए वे धीरे धीरे शिकारी संग्राहक से किसान बन गए। खेती से पशुपालन तक का संबंध। जिस तरह लोगों ने पौधों को समझना और उगाना शुरू किया, ठीक उसी तरह उन्होंने जानवरों के साथ भी एक नया रिश्ता बनाना शुरू कर दिया, जो हमें पशुपालन की शुरुआत की ओर ले जाता है। पशुपालन की शुरुआत और बसने की प्रक्रिया। पहले पशुपालक। खेती की शुरुआत के साथ साथ पशुपालन ने भी मानव जीवन को स्थायी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले लोगों ने जानवरों को आकर्षित करने के लिए अपने घरों के पास चारा रखना शुरू किया। धीरे धीरे जानवर इंसानों के करीब आने लगे। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते का जंगली पूर्वज सबसे पहला जानवर था जिसे मनुष्य ने पालतू बनाया। शायद ये सुरक्षा या शिकार में मदद के लिए किया गया हो। इसके बाद भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवर जो अक्सर झुंड में रहते थे और अपेक्षाकृत शांत स्वभाव के थे, उन्हें पालतू बनाया गया।
लोग अब सिर्फ शिकारी नहीं रहे, वे पशुपालक बन गए। वे इन पालतू जानवरों को जंगली जानवरों के हमलों से बचाते थे और उनकी देखभाल करते थे। पुरातत्वविदों को जानवरों के जो जबड़े और दांत मिले हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, उनसे ये पता चलता है कि उस समय कौन से जानवर पाले जाते थे। इन्हीं सबूतों से हम अतीत की कहानी जोड़ पाते हैं। बसने की प्रक्रिया, डोमेस्टिकेशन। बसने की प्रक्रिया या डोमेस्टिकेशन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसका मतलब सिर्फ जानवरों को पकड़कर रखना नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें मनुष्य पीढ़ियों तक पौधों को उगाते और जानवरों को पालते थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने कुछ खास मानदंडों के आधार पर पौधों और जानवरों का चयन किया। चयन का आधार, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। जानवरों के मामले में उन्होंने अहिंसक स्वभाव वाले जानवरों को प्राथमिकता दी। जाहिर है, खूंखार जानवरों को पालना खतरनाक और मुश्किल होता। लोगों ने उन पौधों को चुना जिनके दाने बड़े और मजबूत होते थे, ताकि कम मेहनत में ज्यादा भोजन मिल सके। उन्होंने उन जानवरों और पौधों को चुना जिनकी बीमार होने की संभावना कम होती थी। ये हमारे पूर्वजों की समझदारी का सबूत है। पहचान का महत्वपूर्ण बिंदु। इस चयन प्रक्रिया का एक बड़ा परिणाम ये हुआ कि पालतू जानवरों के दांत और सींग उनके जंगली पूर्वजों की तुलना में धीरे धीरे छोटे होते चले गए। ये एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य है जिससे पालतू और जंगली जानवरों में अंतर किया जाता है। एक नई जीवन शैली की ओर। खेती और पशुपालन ने लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब उन्हें भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं थी। इसने उन्हें एक नई जीवन शैली अपनाने पर मजबूर किया, जिसमें अनाज का भंडारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। अनाज का भंडारण, भविष्य की सुरक्षा। अनाज के विविध उपयोग। जब लोगों ने अनाज उगाना सीख लिया तो उन्हें इसका सही तरीके से उपयोग करने और इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के तरीके भी खोजने पड़े। अनाज के कई महत्वपूर्ण उपयोग थे। बीज के रूप में, वे अगली फसल के लिए कुछ अनाज बीज के रूप में सुरक्षित रखते थे। ये भविष्य की खाद्य सुरक्षा का सबसे जरूरी कदम था। खाद्य के रूप में, अनाज उनके दैनिक आहार का मुख्य हिस्सा बन गया, जिससे उन्हें एक स्थिर और पौष्टिक भोजन स्रोत मिला। उपहार के रूप में, अनाज का उपयोग उपहारों के आदान प्रदान के लिए भी किया जाता था, जो सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने का एक माध्यम बना। भंडारण, वे अनाज को भविष्य के लिए, खासकर कठिन समय या अकाल के लिए बचाकर रखते थे। इस भंडारण की जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए और टोकरियां बुनना शुरू किया। भंडारण के तरीके और चलते फिरते खाद्य भंडार। लोगों ने अनाज और भोजन को संग्रहित करने के लिए कई क्रियात्मक तरीके विकसित किए। मिट्टी के बर्तन और गड्ढे। उन्होंने अनाज को कीड़ों और नमी से बचाने के लिए बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी जिन पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था, और जमीन में गड्ढे भी खोदे। आप स्लाइड में इन सुंदर मिट्टी के बर्तनों की तस्वीर देख सकते हैं, जो उनकी कला को भी दर्शाती है। चलते फिरते खाद्य भंडार। ये एक बहुत ही रोचक अवधारणा है। जानवरों को खाद्य भंडार कहा जाता था क्योंकि वे भोजन का एक चलता फिरता स्रोत थे। उनसे दूध मिलता था, जो भोजन का एक नियमित स्रोत था, और जरूरत पड़ने पर मांस भी प्राप्त किया जा सकता था। इस तरह पशुपालन वास्तव में भोजन के भंडारण का ही एक रूप था। सबूतों की खोज। लेकिन हमें ये सब कैसे पता चलता है? पुरातत्वविदों को भारत के विभिन्न हिस्सों में इसके सबूत मिले हैं। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, अतीत की खिड़कियां, अनाज और हड्डियों की सूची। पुरातत्वविदों को भारत के विभिन्न उपमहाद्वीपों में कई ऐसे पुरास्थनेले हैं जहां से जले हुए अनाज के दाने और जानवरों की हड्डियां मिली हैं। ये साक्ष्य हमें बताते हैं कि उस समय के लोग क्या खाते थे, क्या उगाते थे और किन जानवरों को पालते थे। आइए इस तालिका को ध्यान से देखें। अनाज और हड्डियां। पुरास्थल, लोकेशन। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, कोल डेहवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, बुर्जहोम, आधुनिक कश्मीर। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल, चिरांद, आधुनिक बिहार। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश। चलिए सबसे पहले मेहरगढ़ को देखते हैं, जो आज के पाकिस्तान में है। यहाँ पुरातत्वविदों को गेहूं और जौ के दाने, साथ ही भेड़, बकरी और मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती भी करते थे और पशुपालन भी। उत्तर प्रदेश के कोलडेहवा में चावल के शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ धान की खेती होती थी। कश्मीर के बुर्जहोम से गेहूं और दलहन के साथ साथ कुत्ते और मवेशियों की हड्डियां भी मिली हैं, जो एक मिश्रित जीवन शैली का संकेत देती हैं। बिहार की चिरांद से हमें गेहूं, हरे चने और जौ से बाने मिले हैं,
साथ ही भैंस और बैल की हड्डियां भी, जो एक विकसित कृषि समाज की ओर इशारा करता है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के हल्लूर में ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज के साथ मवेशी, भेड़ और बकरी के अवशेष मिले हैं। ये तालिका तो हमें एक संक्षिप्त जानकारी देती है, लेकिन चलिए इनमें से कुछ प्रमुख स्थलों जैसे बुर्जहोम और मेहरगढ़ के जीवन को और करीब से जानते हैं। नवपाषाण युग का जीवन, कुछ प्रमुख स्थल। बुर्जहोम का जीवन और गर्तवास। कश्मीर के बुर्जहोम में लोगों की जीवन शैली बहुत अनोखी थी। यहाँ के लोग जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इन घरों में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। माना जाता है कि ये घर उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा प्रदान करते थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि पुरातत्वविदों को इन झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने के स्थान यानी चूल्हे मिले हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि लोग शायद मौसम के अनुसार खाना पकाने की जगह बदलते होंगे, सर्दियों में घर के अंदर और गर्मियों में बाहर। आप स्लाइड में बनी तस्वीर से कल्पना कर सकते हैं कि ये अनोखा गांव कैसा दिखता होगा। नवपाषाण युग के उपकरण। इस नए युग को हम इतिहास में नवपाषाण युग के नाम से जानते हैं। और बच्चों, इस युग में सिर्फ जीवन जीने का तरीका नहीं बदला, बल्कि उनके औजार भी एकदम हाईटेक हो गए। चलिए देखते हैं कैसे। ये औजार पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न थे, क्योंकि इनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश की जाती थी। इन पॉलिश किए हुए औजारों से पेड़ काटना और जमीन साफ करना बहुत आसान हो गया, जिससे खेती के लिए ज्यादा जमीन तैयार की जा सकी और बेहतर घर बनाए जा सके। अनाज और वनस्पतियों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता था। सबसे मजेदार बात तो ये है कि ओखली और मूसल का इस्तेमाल आज भी हजारों साल बाद हम सब अपने घरों में मसाले पीसने के लिए करते हैं। सोचिए, ये तकनीक कितनी सफल रही होगी। पत्थर के साथ साथ हड्डियों से बने औजारों का प्रयोग भी जारी रहा। मेहरगढ़, जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ नवपाषाण युग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जो ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास एक हरे भरे समतल स्थान पर स्थित है। यहाँ मिले घरों के अवशेषों से पता चलता है कि घर आमतौर पर चौकोर या आयताकार होते थे, जिनमें 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। कुछ कमरों का उपयोग शायद भंडारण के लिए किया जाता था। मेहरगढ़ के लोगों की मृत्यु के बाद के जीवन में भी आस्था थी। वे मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वे कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। यहाँ एक ऐसी अनोखी कब्र मिली है जिसमें एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। शायद ये परलोक में मृतक के भोजन की व्यवस्था के रूप में किया गया होगा। ये उनकी गहरी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को दर्शाता है। दूर दराज के संपर्क। नवपाषाण युग की बस्तियां एक दूसरे से पूरी तरह कटी हुई नहीं थीं। उनके बीच व्यापारिक या सांस्कृतिक संपर्क के भी सबूत मिलते हैं। दाऊजली हेडिंग। ये पूरा स्थल ब्रह्मपुत्र की घाटी में स्थित है। यहाँ से जेडाइट पत्थर मिला है, जो संभवतः चीन से आया होगा। यहाँ से काष्ठाश्म, बहुत पुरानी लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई हो, की औजार भी मिले हैं। चतालहुयुक, तुर्की। ये तुर्की का एक प्रसिद्ध नवपाषाण स्थल है। यहाँ दूर दराज के स्थानों से लाई गई चीजें मिली हैं, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर और भूमध्य सागर से लाई गई सीपियां। ये सब उस समय के लंबे व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का प्रमाण है। अध्याय का सारांश। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे मनुष्यों ने शिकार और संग्रह के जीवन से आगे बढ़कर एक व्यवस्थित, कृषि आधारित और स्थायी जीवन की ओर कदम बढ़ाया। हमने खेती और पशुपालन की शुरुआत, भंडारण के तरीकों, नई तकनीक और नवपाषाण युग के जीवन की महत्वपूर्ण झलकियां देखीं। ये मानव सभ्यता के विकास की एक महान कहानी है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो और अध्याय को समझने में मदद मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और ऐसे ही और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।